दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी महामैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब में से आपके कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को करने वाले हैं। उसके बाद फिर आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं, फिर आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं, फिर आपके इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। यानी कि ये सारे प्रकार के प्रश्न हम लोग आज के एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे वो सभी आपके वायरल क्वेश्चन हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आते हैं। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे पूरी किताब में से। आपका जो पेपर होता है उसमें आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में आज से करवाया जाएगा, तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और महामैराथन क्लास हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को, मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। और हर एक प्रश्न का यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, साथ ही मैं उसका आंसर भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इस प्रकार से आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज बहुत ही मिनिमम रखा गया है। ये आपका नंबर हो जाता है 97 93 44 44 81। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्या चार्ज रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पर सब्जेक्ट आपका चार्ज रहने वाला 100 रुपीज। यदि आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेस पे ज्वाइन करेंगे तब आप लोग, और चार्ज रहेगा 100 रुपीज। और यदि आप नोट्स प्लस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना है तो फिर आपका चार्ज हो जाएगा 199 एक सब्जेक्ट का, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखना शुरू करते हैं, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो अब हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन निकल करके आ जाता है वो आपका होता है बहुविकल्पी प्रश्न का। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका है कि बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड वृंत जुड़ा रहता है क्या कहलाता है। ये आपको बताना है कि बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें जो ऑप्शन है इस प्रकार से आपका है नाभिका, दूसरा है निभाग, तीसरा है केंद्रक, चौथा है माइक्रोपाइल। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आंसर को पहले से टिक कर रखा है, लेकिन यदि आपको इसका आंसर पहले से पता था तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। देखो, निभाग और नाभिका में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो निभाग होता है वो अलग चीज है और नाभिका आपका अलग चीज है। कैसे है उसको भी आइए समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बीजांड होता है आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये बीजांड होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग निभाग बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका निभाग होता है और ये वाला पार्ट आपका नाभिका होता है। तो इस प्रकार से आपको निभाग और नाभिका में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके नंबर कट जाते हैं, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड वृंत जुड़ा होगा वो आपका नाभिका कहलाएगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो किस प्रकार से मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है? पहला इसमें ऑप्शन है माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा ऑप्शन है आपका पिता के लिंग गुणसूत्र से, तीसरा ऑप्शन है आपका शुक्राणु के माप से, चौथा ऑप्शन है आपका अंडाणु के माप से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो गया है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन यही है आपका कि मनुष्य में जो संतान होती है उसमें किस प्रकार से लड़का होगा या लड़की होगा, इसका लिंग निर्धारण कौन करता है? तो आप बताएंगे पिता के लिंग गुणसूत्र करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो पुरुष होता है उसमें आपका जो गुणसूत्र होता है आपका एक्स वाई होता है। ठीक है, और जो मादा होती है उसमें एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पर अगर पुरुष का जो यदि एक्स मिलेगा इस मादा से तो फिर लड़की बनेगी, और यदि वाई बनेगा मिलेगा तो फिर आपका लड़का बनेगा। तो इसी प्रकार से आप बता सकते हो कि जो संतान होती है उसमें, मनुष्य में जो संतान होती है उसका लिंग निर्धारण आपका पिता के द्वारा ही होता है, पिता के लिंग गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अब इसमें आपका अगला प्रश्न हो जाता है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है ये चीज आपको बताना है कि गुणसूत्र आपके किससे बने होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका यूक्रोमेटिन से, दूसरा ऑप्शन है आपका हेट्रोक्रोमेटिन से,
तीसरा ऑप्शन है दोनों ए व बी से, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका गुणसूत्र होता है, इसका जो निर्माण होता है वो आपका आपका यहाँ पर होता है क्रोमेटिन से भी होता है और हेट्रोक्रोमेटिन से भी होता है, यानी कि दोनों से मिल करके आपका गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लीजिए और फिर इसे नोट भी कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न अब आपका इसमें हो जाता है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये आपको बताना है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था, ये चीज आपको इसमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें है लैमार्क, दूसरा है ह्यूगो डी व्रीज, तीसरा है आपका बीजमान, चौथा है आपका डार्विन। तो आपको क्या बताना है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया। तो सभी लोग बताएंगे डार्विन ने दिया, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। क्या क्वेश्चन होता है आपका, क्वेश्चन होता है कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन है आपका, बिडाल परीक्षण जो आपका होता है वो किस बीमारी में उपयोग किया जाता है, ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर अतिसार और चौथा ऑप्शन है आपका इसमें फाइलेरिया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है कि बिडाल परीक्षण जो होता है वो किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। तो सभी लोग बताएंगे टाइफाइड में आपका ये उपयोग किया जाता है। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा दीजिएगा पहले वाले पर। बिडाल परीक्षण आपका जो होता है, यानी कि जो बिडाल टेस्ट होता है वो टाइफाइड बीमारी की जांच में किया जाता है। यानी कि टाइफाइड बीमारी जब किसी को हो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए कि टाइफाइड है या नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पर कह सकते हो बिडाल परीक्षण करवाया जाता है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। अगले पेज पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाता है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में सब कुछ तैयार करना चाहते हैं मात्र एक वीडियो में, क्या करना चाहते हैं, सब कुछ ए टू जेड, यानी कि सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण अति लघु, सभी महत्वपूर्ण लघु, सभी महत्वपूर्ण दीर्घ, सभी महत्वपूर्ण डायग्राम, सब यदि आप लोग तैयार करना चाहते हो मात्र एक वीडियो में, तो ये वाली वीडियो आप सभी लोग के लिए ही बनी है, महाकुंभ वीडियो। इसमें हम लोगों ने लगभग 6.5 घंटे में पूरी बायोलॉजी में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु हो, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, सब हमने करवा दिए हैं। और गारंटी के साथ मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि यदि आप लोग इस पूरी वीडियो को देख करके हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो 90% तक आप लोग यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे हमने करवा दिए एक ही वीडियो में। तो उसे भी जरूर जाकर के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, तो वहां से आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका इसमें अब हो जाता है अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। तो इसमें आपको यह बताना है कि अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका है बीटी मक्का, दूसरा ऑप्शन है आपका बीटी कॉटन, तीसरा ऑप्शन है आपका बीटी राइस और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो सभी लोग इसको याद रखिएगा कि अनुवांशिक रूपांतरित पौधा आपका कौन सा है। तो बीटी मक्का भी है, बीटी कॉटन भी है, बीटी राइस भी है, यानी कि ये सभी आपके अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे हैं। तो सभी लोग इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है इसमें आपका कि पार्थिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है। ठीक है, ये भी आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है, कौन है आखिर। पहला ऑप्शन क्या है, बीरबल साहनी, दूसरा ऑप्शन है प्रो रामदेव मिश्रा यानी कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है आपका राम उदार, चौथा ऑप्शन है आपका केसी मेहता। इस प्रकार से आपके ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि पार्थिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो सभी लोग बताएंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है,
तो इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, ताकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप लोग आराम से कर ले जाओ। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। हो सकता है इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आ जाएं, तो इसीलिए आप लोग हर एक प्रश्न को तैयार करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आजकल करवा रहा हूँ ना, सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग आपके लिए करवा रहे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न अब हम लोग करने वाले हैं। और जब आपका अति लघु लघु खत्म हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं सबसे पहले अति लघु उत्तरीय की ओर। हम लोग क्या करने वाले हैं, 1, 2 और तथा 3 नंबर वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन है आपका लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। क्या क्वेश्चन है आपका, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, ये चीज आपको इसमें बताना है। और साथ ही में इसका महत्व भी आपको बताना है। तो आप लोग इसको याद करिएगा अच्छे तरीके से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। क्या होता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका था कि लघु व्यवधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाएगी और उसका महत्व क्या है, तो आप बताएंगे परागकोश होता है। सबसे पहले क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश के अंदर आपका लघु बीजाणुधानी होती है, और लघु बीजाणुधानी की जो सबसे अंदर वाली परत होती है, सबसे भीतरी जो परत होती है, वो आपकी टेबिटम कहलाती है। तो ये तो आपका पहला जो क्वेश्चन था कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, आपका क्लियर हो गया है कि वो आपकी टेपिटम कहलाती है। और जो आपका अगला प्रश्न था कि इसका क्या महत्व है, तो आप बताएंगे कि यह आपका लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, यह आपका लघु बीजाणु या फिर परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न आपका क्या है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसमें, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। क्या क्वेश्चन है आपका, मानव वृषण में जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं उनका क्या कार्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो यहाँ पर आप लोग उसके उत्तर में बताएंगे कि वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित अवलंबन कोशिकाएं, या फिर हम उसको सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं। हमने क्या, कंफ्यूज नहीं होना है, अवलंबन कोशिकाएं जो होती हैं उसको ये हम लोग सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं। तो आप लोग सिंपल सा बताएंगे कि वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित अवलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील, यानी कि जो विकासशील जो आपके शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से मानव वृषण में जो सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है वो यही होता है कि जो आपके विकासशील शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उनको भोजन प्रदान करवाना, पोषण प्रदान करवाना, यही काम उनका होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ जाते हैं और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। अब हमारा इसमें अगला प्रश्न हो जाता है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। क्या क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने मटर के जो पौधे थे उसमें कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर आपका इस प्रकार से हो जाएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था, जैसे कि बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। इसी प्रकार से बहुत सारे उन्होंने फल का आकार, इस प्रकार से बहुत सारी उन्होंने 7 प्रकार के लक्षणों का यहाँ पर उन्होंने तुलनात्मक चयन किया था। तो ये क्वेश्चन क्या था आपका कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षण का अध्ययन किया। तो सभी लोग क्या बताएंगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया, जिसमें से एग्जाम्पल आप लोग इस प्रकार से 4 एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसा कि बीज का रंग हो गया, बीज का आकार हो गया, पुष्प का रंग हो गया, पुष्प की स्थिति हो गया। इस प्रकार से आपके 4 बता सकते हो। इसी प्रकार से आपके 7 होते हैं, 4 आप लोगों ने बता देने हैं तो आपके नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया था कि आपको ये बताना, आपको केवल यही पूछा गया था कि मेंडल ने अपने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने जोड़ी किया था, तो आप बताएंगे सिंपल सा 7 जोड़ी किया था। यहाँ तक कर देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। आप लोग बताओगे कि वृषण की जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती हैं या कि कह सकते हो आप स्रावित करती हैं जो कि आपका नर के जो सहायक जनन अंग होते हैं जैसे कि वृषण वगैरह हो गया तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण के जो विकास होता है उसमें सहायक होती हैं। इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो यह जो क्वेश्चन था लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है उसे भी आपको समझा दिया है, नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोग किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जा रहे हैं। अगर आप छोड़ोगे तो फिर आप लोग खुद गलती करोगे और जब बाद में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको पछताना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मत छोड़ो। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि अनिषेक जैन को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना आपका अनिषेक जनन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, अनिषेक जनन बिना निषेचन के, मतलब इसका जो अपना नाम ही क्लियर है इसका कि अनिषेक है, निषेक नहीं है, अनिषेक जनन है, यानी कि बिना निषेचन के, यानी कि निषेचन के बिना ही अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा, यानी कि बिना निषेचन के ही जब बीजांड के द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित हो जाना कि आपका अनिषेक जनन कहलाता है। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो धतूरा आलू आदि आपके इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है लिंग सालंग लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सालंग लक्षण या बोल सकते हो मनुष्य में लिंग सालंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों यानी कि रोगों के नाम आपको बताने हैं। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर में आप लोग बताएंगे प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति जो होती है वो लिंग से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? लिंग से संबंधित होती है। अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों से होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्राणियों में जो आपकी अनुवांशिक लक्षण की जो वंशागति होती है वो लिंग से संबंधित होती है। अतः इनका जो नियमन होता है, इसका कार्यभार जो होता है वो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है और ये लक्षण आपके लिंग लक्षण, लिंग सालंग लक्षण कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि लिंग सालंग लक्षण को परिभाषित कीजिए, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा प्रश्न आपका इसमें था मनुष्य में लिंग सालंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधि, यानी कि लिंग जो आपका सालंग लक्षण है इसके द्वारा जो वंशागति होती है उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके नाम भी आपको बताने। तो नाम में बता सकते हो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जो आपका है वो इसका ही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था लिंग सालंग लक्षण को परिभाषित कीजिए तथा मनुष्य में लिंग सालंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों यानी कि रोगों के नाम लिखे मैंने आपको बता दिया है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्लास 12 की बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूविज्ञानीय प्रश्नों को देखा, फिर हम लोगों ने महत्वपूर्ण 1 नंबर वाले प्रश्नों को देखा। अब हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को अगले पेज पर देखने वाले हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं और इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न अभी हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला जो आपका है इसमें कि लघु बीजाणु जनन और साथ ही में गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है और साथ ही में आपका गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अति लघु में भी आ सकता है और आपका लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। अति लघु में आएगा तो केवल लघु बीजाणु जनन पूछ लेगा या फिर केवल गुरु बीजाणु जनन पूछ लेगा, लेकिन जब लघु में आएगा तो आपका ये दोनों एक साथ में आ सकते हैं। यानी कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो इस प्रकार से, इधर आप लोग लगा दोगे लघु बीजाणु जनन, इधर लगा दोगे आप लोग गुरु बीजाणु जनन। फिर लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग। सबसे पहला पॉइंट बताओगे लघु बीजाणु जनन में कि यह जो आपकी क्रिया होती है लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है
वह आपकी पुंकेसर के पराग कोश में होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुंकेसर में आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है क्या पराग कोश होता है, दूसरा आपका होता है डंठल तंतु। तो जो आपका लघु विरणुजन की जो प्रक्रिया होती है वो पुंकेसर के पराग कोश में होती है। अब इसको और डिटेल में समझना चाहोगे तो पराग कोश को भी खोल दो, तो पराग कोश के अंदर आपका लघु विरणुधानी आ जाएगी, उसके अंदर होती है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है सिंपल सी भाषा में कि जो लघु विरणुजन की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी पुंकेसर के पराग कोश में होती है। दूसरा पॉइंट यानी कि आप लोग यहाँ पर देखोगे गुरु विजाणुजन के बारे में, तो आप बताएंगे कि जो आपका जो गुरु विजाणुजन होता है यह क्रिया आपके बीजांड के अंदर होती है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये आपका जो लघु विजाणुजन होता है इसके अंतर्गत आपका नर युग्मक का निर्माण होता है और गुरु विजाणुजन के अंतर्गत आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो आपका लघु विजाणु की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी होगी पुंकेसर के परागकोश में, और गुरु विजाणुजन की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी बीजांड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट क्लियर हो गए। इसमें आपका अगला पॉइंट हो जाता है कि इसमें परागकण बनते हैं, यानी कि जो लघु बीजाणुजनन होता है इसमें परागकण या फिर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे गुरु बीजाणुजनन में, तो इसमें आपका गुरु बीजाणु या फिर आप बोल सकते हो भ्रूणकोश बनते हैं। तो इस प्रकार से दो दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि जो आपका लघु बीजाणुजनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें आपके 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, और गुरु बीजाणुजनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें भी आपके 4 ही प्राप्त होते हैं, लेकिन 3 तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही आपका क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है। तो इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं कि इसमें केवल एक आपका क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन अभी तक हमने इसमें बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा स्क्रीन पर दिए गए नंबर, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वही लोग मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 979394 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे ना, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष एक होता है क्या? नहीं, ये चीज़ एक नहीं होती है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। और भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं समझोगे तो फिर आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है। तो आइए समझते हैं भ्रूणकोश क्या होगा और भ्रूणपोष क्या होगा। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे, इधर साइड आप लोग भ्रूणकोश का, इधर साइड आप लोग भ्रूणपोष का, इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे। उसके बाद में फिर आप लोग लिखोगे सबसे पहले भ्रूणकोश में। जो भ्रूणकोश होता है आपका, यह आपका अगुणित होता है, यानी कि एन होता है। वहीं पर यदि हम लोग भ्रूणपोष की बात करेंगे तो यह आपका त्रिगुणित होता है, जो कि आपका 3n होता है, यानी कि इसमें केंद्रक आपके 3 केंद्रक पाए जाते हैं। इसी वजह से आपका त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये बनता कैसे, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। भ्रूणपोष जो आपका बनता है वो आप लोग जानते हैं कि जब आपका नरयुग्मक आता है तो 2 नरयुग्मक आते हैं। एक आपका होता है मादा युग्मक के साथ में जाकर के संयोजन कर लेता है, और दूसरा नरयुग्मक जो आपका होता है वो भ्रूणकोश के अंदर एक कोशिका होती है, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। इसमें पहले से 2 केंद्रक होते हैं, उसके साथ में जब दूसरा नरयुग्मक जाकर के आपका संयोजन कर लेगा तो फिर आपका भ्रूणपोष का निर्माण होगा, इससे जो कि आपका त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आपका भ्रूणकोश में हो जाएगा कि इसका जो विकास होता है वो क्रियाशील गुरुजणु मात्र कोशिका से होता है, यानी कि जो आपका भ्रूणकोश का विकास होता है या आपका क्रियाशील गुरुजणु मात्र कोशिका से होता है। और जो भ्रूणपोष का विकास होता है इसका विकास आप बोल सकते हो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। तो इस प्रकार से दो दो पॉइंट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि आप भ्रूणकोश में कि यह भ्रूण के विकास में सहायक है, यानी कि जो भ्रूणकोश होता है आपका भ्रूण के विकास में सहायक होता है। वहीं पर जो भ्रूणपोष होता है आपका भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, जो कि आपका भ्रूण के पोषण को प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कि भ्रूण को पोषण यानी कि भोजन प्राप्त कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 3 पॉइंट हो गए। भ्रूणकोश में आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कि इसमें भोजन संचित नहीं होता है भ्रूणकोश में, और जो भ्रूणपोष होता है इसमें आपका भोजन संचित होता है, क्योंकि यही आपका भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसीलिए आप याद रखेंगे जो भ्रूणपोष होता है उसमें भोजन संचित होता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाओ। ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका चित्र आप लोग अपने घर में अपने मतलब की कॉपी में इसको बना करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। 2 चित्र यहाँ पर मैंने इससे पहले भी, इसके पहला जो आपका लेक्चर था इसमें क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके इंपॉर्टेंट लघु 3 प्रश्नों का
उसमें से पहले मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, जो कि आपका था बीजांड का, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही में ये वाला चित्र भी और भी इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं उसको हम लोग ऐसे से मतलब डेली जब पढ़ते जाएंगे तो फिर मैं आपको डेली बेसिस पे वो बताते चलूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। परिपक्व पराकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र जो कि आपका इस प्रकार से होता है, जिसमें आपकी 4 लघु ध्वनि होती है। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो 4 आपकी होगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस प्रकार से आपका होता है। और वहां पर जो आपका लघु ध्वनि होता है पराकोश के अंदर, उसी के अंदर आपका पराकण का निर्माण होता है। और जब ये परिपक्व हो जाता है पूरी तरीके से, तो ये आपका फट जाता है यहाँ से, और फिर यहाँ से आपके पराकण बाहर निकल करके आ जाते हैं। ये आपका पराकोश होता है। यहाँ पर आपका संवहन फूल होता है। ये आपका जो बाहर की जो त्वचा होती है इसको हम लोग अधिचर्म बोलते हैं, और ये आपका रंध्रक होता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अपने घर पे अपने पेज पर बना करके ट्राई कर लेना कई बार। अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो प्रश्न और बचे हुए हैं उनको देखते हैं हम लोग। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि भ्रूणपोष क्या है। अभी क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया है भ्रूणपोष वाला, तो इसको आपको समझ लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन लघु के साथ साथ कभी कभी दीर्घ में भी बन सकता है आपका, कि भ्रूणपोष क्या है और उसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें आप बताएंगे कि आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष जो आपका होता है वो त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। इसी कारण ये आपका त्रिगुणित यानी कि टीडीएन होता है। भ्रूणपोष जो आपका होता है वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, जो कि मैं पहले भी आपको ये चीज क्लियर करा चुका हूँ। आगे आप इसमें बताएंगे कि आवर्त बीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष जो आपका होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपका 3 प्रकार आपका मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला प्रकार आपका इसमें हो जाएगा केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में आप बताएंगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो आपका होता है वो बार बार विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। यानी कि केंद्रक जो आपका होगा वो बार बार विभाजित होगा, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष। इस प्रकार से आपको समझना है। दूसरा आपका इसमें हो जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है, इसमें आप बताएंगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष जो आपका होता है निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यानी कि कोशिकीय भ्रूणपोष है तो इसमें आपका कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। पहला वाला था आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष, तो इसमें आपका केंद्रक का तो विभाजन होता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, और साथ ही में यहाँ पर आपको समझ लेना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में आपका कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, इसको ये हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष बोलते हैं। तीसरा आपका इसमें हो जाता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इसमें आप बताएंगे कि यह केंद्रकीय व कोशिकीय जो भ्रूणपोष होता है इसके बीच की अवस्था होती है। इसमें भ्रूणपोष जो आपका होता है केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक विभाजन पाया जाता है। माध्यमिक आपका भ्रूणपोष कहलाता है। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष क्या होता है और साथ ही में उसके जो आपके 3 इंपॉर्टेंट प्रकार हैं उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और साथ ही में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव में लिंग निर्धारण की जो से क्या तात्पर्य है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में इसकी जो क्रियाविधि होती है उसका रेखा चित्र भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, और ये आपका लॉन्ग में भी बन सकता है कभी कभी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मानव में लिंग निर्धारण क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग बताएंगे मानव में लिंग निर्धारण, हेडिंग लगाओगे फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मानव होता है उसमें आपके 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र जो आपके होता है 22 जोड़ी, और एक आपका होता है लिंग गुणसूत्र जो कि आपका होता है 1 जोड़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़ी में जो आपका 22 जोड़ी होता है आपका दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र होता है, और आपका जो 1 जोड़ी बचता है वो आपका लिंग गुणसूत्र होता है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो जो दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र होता है उसमें क्या चीजें होती है ये समझते हैं। तो दैहिक या फिर जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, यानी कि जो शरीर में अनेक प्रकार की जो चीजें होती हैं उसका निर्धारण कौन करते हैं, दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र, ठीक है। तो ये शरीर में आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करेंगे, और साथ ही में ये संख्या में आपके 22 जोड़ी पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। दूसरा आपका होता है लिंग गुणसूत्र जो कि आपका संतान को उत्पन्न करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो लिंग गुणसूत्र में आप बताएंगे कि ये आपका लिंग निर्धारण करने वाले जीन होते हैं, यानी कि लड़का होगा लड़की होगा ये निर्धारण करने वाले जीन कौन होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो संख्या में आपके 1 जोड़ी होते हैं। अब मनुष्य में यानी कि नर में भी आपका 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है और मादा में भी आपका 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। अब यहाँ पर नर में जो आपका 1 जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र
होता है आपका XY होता है और जो मादा में होता है आपका XX होता है। सभी लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए कि जो मादा होती है उसमें जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है वो आपका XX होता है और जो नर होता है उसमें X और Y होता है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। अब हम लोग लिंग निर्धारण की जो XY विधि है इसको समझ लेते हैं कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से संतान पैदा होती है, तब किस प्रकार से नर बनता है, किस प्रकार से मादा बनती है, ये चीज़ आपको पर समझना है किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मादा होती है, मादा में आपका जो लिंग गुणसूत्र होता है आपका XX होता है और जो नर होता है इसमें आपका XY होता है। इस प्रकार से आपका होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका युग्मक बनेगा तो युग्मक क्या होगा आपका, यहाँ से आपके XX 2 बार है ना, तो यहाँ पर आपके 2 युग्मक बनेंगे। आपका X का केवल 1 बनेगा और इधर आपका X का 1 बनेगा। तो ये कैसा हो गया आपका, ये आपका अगुणित हो गया। अब आपका जो मादा वाला होता है इनमें दोनों में से कोई आपका जब इस वाले किसी एक से मिलेगा तो फिर संतान बनेगी और किस प्रकार से उसका लिंग निर्धारण होगा ये समझते हैं। फिर यदि हम लोग नर की बात करेंगे तो नर में भी आपके 2, तो इसमें भी आपका 2 यहाँ पर युग्मक बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है शुक्राणु होता है और ये वाला क्या होता है मादा का जो युग्मक होता है उसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं, जो नर का युग्मक होता है उसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। मादा के लिए आपके 2 युग्मक बने, पहला आपका X दूसरा आपका X। नर के लिए आपके 2 युग्मक बने, पहला आपका X और दूसरा आपका Y। इस प्रकार से आपका ये बन गया। उसके बाद में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है आइए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर समझना आपको ये है कि जब मादा का जो आपका X होता है, ये वाला जो आपका X होता है, जब आपका नर के X से मिलता है, क्या होता है जब आपका मादा का जो X होता है जब आपका नर के X से मिलता है तो क्या हो जाता है X और X। इस प्रकार से आपका हो जाता है 2X हो जाते हैं ना, तो 2X यानी कि मादा बन जाएगी, यानी कि लड़की पैदा होगी। तो क्या होगा आपका पुत्री हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो यही वाला X होगा, जब ये वाला X आपका Y के साथ मिलेगा नर के, तो क्या हो जाएगा XY मतलब कि नर बनेगा यानी कि पुत्र बनेगा। इस प्रकार से जो लिंग निर्धारण होगा पुत्र का हो जाएगा। तो XY मतलब पुत्र हो गया। उसके यहाँ फिर आपका जो दूसरा वाला यहाँ पर बचा युग्मक, ये वाला जो युग्मक आपका इस वाले नर के X से मिलेगा तो क्या बनेगा आपका XX, ये भी आपका मादा बनेगी यानी कि पुत्री का निर्माण होगा। फिर आपका X वाला जो आपका Y से मिलेगा तो फिर आपका XY यानी कि पुत्र का निर्माण होगा। तो यही चीज आपको पास समझना के लिए निर्धारण आपका इसी प्रकार से होता है। यदि मादा का जो X होता है यदि नर के X के साथ मिल जाएगा तो फिर पुत्री का निर्माण होगा, और जो मादा का X होता है और यदि आपके नर के Y के साथ मिल जाएगा तो फिर पुत्र का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आपका निर्माण होता है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण आपका इसी प्रकार से होता है कि जब आपका मादा का X नर के X से मिलेगा तो लड़की का निर्माण होगा, और जब आपका मादा का X यानी कि नर के Y के साथ मिलेगा तो फिर आपका लड़के का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन को देखेंगे। और साथ ही में यदि आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग जानकारी लेकर के ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन क्या होने वाला आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जीनोटाइप तथा फिनोटाइप पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोनों आपके अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ में भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ में बता दिया है। अगर अलग अलग आएगा तब भी आप लोग इसकी परिभाषा याद रखोगे तो अलग अलग कर दोगे, और साथ में आ जाएगा तो साथ में भी आप लोग कर सकते हो। तो जीनोटाइप क्या होता है उत्तर में आप लोग बताएंगे। सबसे पहले जीनोटाइप के बारे में समझते हैं कि जीव की जो जीनी संरचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। यानी कि जीव की जो जीन की जो संरचना होगी उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। अर्थात जीनोटाइप जो आपका होता है जीव के अनुवांशिक संगठन को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो उसके अंदर की जो लक्षण होते हैं उसको प्रदर्शित करता है, जीन की संरचना को प्रदर्शित करता है, ऊपर क्या होता है जीनोटाइप होता है। तो जीनोटाइप बहुत ही सिंपल सा है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि जीव की जीनी संरचना को हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीव के अनुवांशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। दूसरा आपका क्या आता है इसमें, फिनोटाइप। फिनोटाइप बहुत ही सिंपल है। फिनोटाइप में हम बताएंगे कि किसी जीव के बाह्य लक्षणों को हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं, जो आपका जीव के बाहर से ही दिखाई देता है। यानी कि जो भी लक्षण जीव में बाहर से ही दिखाई देते हैं उन सभी लक्षणों को हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि आंख का रंग, आप लोग दूर से देख करके बता सकते हो कि किसी का आंख का रंग कैसा है। किसी का भूरा होता है, किसी का अन्य कलर का होता है, विदेशों में कुछ लोगों का अन्य कलर का होता है। और साथ ही में पौधे का लंबापन, यानी कि अगर पौधा लंबा है तो आप लोग देख करके आंखों से बता सकते हो अपने कि पौधा लंबा है। और यदि बौना है यानी कि छोटा पौधा है तो वो भी आप लोग देख करके बता सकते हो। तो ये लंबापन, बौनापन, आंख का रंग, ये सब क्या है आपके फिनोटाइप हैं। यानी कि ये लक्षण आपके बाहर से ही दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसको फिनोटाइप बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोनों चीजों को। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मेंडल के 3 नियम होते हैं।
पहला नियम जो प्रभाविता का नियम होता है उसे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। दूसरा नियम आपका पृथक्करण का नियम होता है, इसको भी आइए समझ लेते हैं, ठीक है। पृथक्करण का जो नियम होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही में मेंडल के जो तीनों नियम होते हैं, कह सकते हो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवों का नियम, तीनों नियम जो आपके होते हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अलग अलग करके आ सकते हैं आपके अति लघु लघु, और साथ ही में जब एक साथ में आएंगे तो आपके दीर्घ उत्तरीय में आएंगे। तो इसलिए तीनों नियम को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि नहीं पढ़ोगे तो यहाँ से मान के चलो 5-6 नंबर आपके बिल्कुल आराम से कट जाएंगे, और 5-6 नंबर आपके बिल्कुल कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दीर्घ में नहीं आएगा तो लघु में या अति लघु में जरूर आएगा, और यदि अति लघु लघु में नहीं आएगा तो दीर्घ में जरूर आएगा। तो ये चीज आपको उसमें समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो तीनों नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन तो वहां पर भी मैंने आपको तीनों साथ में बता दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग मेंडल का जो दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें आप बताएंगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रभाविता के नियम में देखा था कि जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जो पृथक्करण का नियम होता है इसमें क्या होता है कि जब प्रथम पीढ़ी होती है उसमें तो केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आती है तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। इसे हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। जैसा कि यहाँ तक जो आपका था, यहाँ तक क्या है आपका प्रभाविता के नियम तक है, इसके आगे थोड़ा सा और आप ऐड करोगे तो आपका पृथक्करण का नियम बन जाएगा। सिंपल सा है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सभी नोट कर लीजिएगा। पृथक्करण का नियम, जब आप एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के संकरण कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों आपके एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाएंगे। इसको हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक शुद्ध लंबा पौधा लेंगे, एक आपका शुद्ध बौना पौधा लेंगे। शुद्ध लंबा पौधा आपका प्रभावी लक्षण है, शुद्ध बौना पौधा आपका अप्रभावी लक्षण है। शुद्ध लंबे के लिए हम लोग कैपिटल टी लिखेंगे, और शुद्ध बौने के लिए हम लोग स्मॉल टी लिखेंगे। यहाँ से आपका युग्मक बनेगा टी कैपिटल टी, और यहाँ से आपका युग्मक बनेगा स्मॉल टी। आपके दो युग्मक बन गए। फिर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी का जब संकरण कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये क्या बने आपका 100% संकर लंबे पौधे। ये ना बहुत ज्यादा लंबे होंगे ना बौने होंगे, यानी कि बीच के पौधे होंगे, संकर लंबे पौधे होंगे। तो ये क्या हो गया आपका प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए ना, संकर भले ही संकर है लेकिन लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो इसमें क्या हो, प्रभाविता का कह सकते हो आप लोग प्रभावी लक्षण दिखाई दिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बोल सकते हो आप लोग एक प्रभावी लक्षण आपको इसमें दिखाई देगा। और ये आपका कैसे परसेंट 100% आपके संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे प्रथम पीढ़ी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं यानी कि जो आपका ये चीज बची है, यानी कि जो ये पौधे निकल करके आए हैं, इन्हीं का जब हम स्वास्थ्य संकरण करा देंगे तो जो दूसरी पीढ़ी निकल करके आएगी उसमें आपके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के जो कह सकते हैं जीव होते हैं वो अपने अलग अलग अनुपात में हो जाते हैं, निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पर संकरण कराना है इसी का है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इसी का हम लोग स्वास्थ्य संकरण करा देंगे। तो इसका इधर साइड भी हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे। फिर यहाँ से युग्मक बनेगा तो आपका एक बनेगा कैपिटल टी का, एक बनेगा स्मॉल टी का। इधर भी इसी प्रकार से बनेगा, एक कैपिटल टी का और एक स्मॉल टी का। ठीक है। तो अब आपको यहाँ आगे क्या करना है, अब ये आपके यहाँ पर हो गए इस प्रकार से। तो अब आपको यहाँ पर पुनेट चौखाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 युग्मक है तो हम लोग को 4 खाने बनाने हैं, बना लोगे आप लोग। फिर क्या करेंगे, 2 आप लोग ऊपर लिख दोगे इस प्रकार से, ये वाला आप लोग यहाँ पर लिख दो, ये वाला आप लोग यहाँ पर लिख दो। फिर क्या करोगे, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी, और जब कैपिटल टी का आप लोग स्मॉल टी के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी का आपका स्मॉल टी के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि आपके जो कह सकते हैं कि जो लक्षण है वो एक निश्चित अनुपात में अलग हो गए। कैसे अलग हो गए आइए समझते हैं। कैपिटल टी क्या है आपका, एक शुद्ध लंबा पौधा है, और जो आपका स्मॉल टी है आपका शुद्ध बौना पौधा है। और जो आपका कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आपके जो दो हैं, ये आपके कैसे हैं, या आपके संकर लंबे पौधे। तो इस प्रकार से ये चीजें अलग हो जाती हैं। फिनोटाइप की बात करेंगे तो आपका 3:1 होगा, यानी कि जो बाहर से दिखाई देगा तो प्रभावी लक्षण आपके 3 दिखाई देंगे और एक आपका अप्रभावी लक्षण दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा फिनोटाइप अनुपात 3:1। और जब जीनोटाइप की बात करेंगे, यानी कि जीनी संरचना की बात करेंगे, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक आपका प्रभावी लक्षण हो जाएगा, एक आपका अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। यानी कि एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना, और फिर आपका जो 2 आपके बनेंगे कैसे हो जाएंगे आपके, वो आपके हो जाएंगे संकर लंबे पौधे। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया पृथक्करण का नियम भी। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है, नर जनन तंत्र का नामांकित
चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी कि नर जनन तंत्र क्या होता है उसको हमको चित्र के माध्यम से समझाना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आता है। तो यदि आप चाहते हो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करो तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। पूरा मैं आंसर आपको बताऊंगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बताना है नर जनन तंत्र के बारे में, उसके नामांकित चित्रों के बारे में भी हमको बताना है। तो उत्तर में सबसे पहले आप बताएंगे इस प्रकार से कि नर में विभिन्न अंग जैसे कि वृषण हो गया, सहायक नलिकाएं हो गई, व ग्रंथियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जो नर युग्मक को बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र बोलते हैं। यानी कि जो नर के विभिन्न अंग होते हैं जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां के जो समूह होंगे जो कि नर युग्मक को बनाने का कार्य करते हैं उनको हम लोग नर जनन तंत्र बोल लेते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा नर जनन तंत्र की इस प्रकार से आप बता सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए लॉन्ग में ना करके कभी 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाए और आपसे केवल परिभाषा पूछे तो आप लोग इतना बता सकते हैं कि नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाते हैं उसको हम लोग नर जनन तंत्र बोलते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। अगर एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो डायग्राम इस प्रकार से आप बना सकते हो। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर देखोगे क्या क्या चीजें इसमें हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है आपका, ये आपका शिशन है। ठीक है, ये क्या है आपका शिशन है। उसके बाद फिर आपका ये जो होता है ये वाला पार्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वृषण कोश बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो नलिका होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र विसर्जन नलिका बोलते हैं। ये वाले जो वृषण होता है मतलब कि जो वृषण कोश होता है ये वाला जो कि आपको यहाँ पर देखा ये वाला वृषण कोश है। तो वृषण कोश के अंदर जो आपका रेड कलर का पार्ट है ये आपका होता है वृषण, और वृषण के ऊपर इस प्रकार से जो जालीनुमा संरचना होती है इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण। इस प्रकार से ये चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो ये प्रकार से बन रहा है आपका हरा हरा, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये वाली जो नलिका होती है जो कि आपका अधिवृषण से निकलती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक नलिका बोलते हैं। यह आपका क्या होता है, शुक्राशय होता है। ये आपका जो इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। और ये वाली जो नलिका होती है इसको हम लोग रसखलन नलिका बोलते हैं। और ये वाली जो ग्रंथि होती है जो गोल गोल होती है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं काउपर ग्रंथि। तो इस प्रकार से आपको नर जनन तंत्र का चित्र बनाना है। सबसे पहले आप देख लो, समझ लो, इसी प्रकार से आपको बनाना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर चित्र बनाने के बाद में आपको नर जनन तंत्र को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये लॉन्ग का क्वेश्चन है तो आपको उसमें ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती हैं तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नर जनन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उससे पहले आप लोग इसको देख लेना और चित्र को डायग्राम को बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग इसी प्रकार से नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग वहां से मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं नर जनन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर। तो नर जनन तंत्र जो आपका होता है वो नर जनन अंगों को 3 भागों में बांटा गया। यानी कि जो नर जनन तंत्र में जो नर जनन अंग होते हैं उनको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। अब पहला जो आपका जनन अंग होता है वो क्या होता है, मुख्य जनन अंग। अब मुख्य जनन अंग जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपका इसमें होता है सहायक जनन अंग, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से अंग आपके सहायक जनन अंग में आते हैं। तीसरा आपका होता है इसमें सहायक जनन ग्रंथियां। तो इस प्रकार 3 चीजों को आपको यहाँ पर डिवाइड किया गया है नर जनन तंत्र को, उसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है मुख्य जनन अंग जो कि आपका जन्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, वो आपका होता है मुख्य जनन अंग। दूसरा आपका जो जनन में सहायता करता है वो आपका सहायक जनन अंग होता है, और जो ग्रंथियां आपके जनन में सहायता करती है उसको हम लोग सहायक जनन ग्रंथियां बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य जनन अंग के बारे में कि कौन सा अंग है जो कि मुख्य जनन अंग में आता है। तो यहाँ पर आप लोग नाम बताएंगे वृषण का। वृषण काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है, ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर भी आ सकता है और दीर्घ में आएगा तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो मुख्य जनन अंग में आप बताएंगे वृषण। वृषण के बारे में आप बताएंगे इस प्रकार से कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण जो आपका होता है वो उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा जो संरचना होती है इसको हम लोग वृषण कोश बोलते हैं, उसमें ये पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं, जिसमें आपका वृषण रहता है। आगे आप बताएंगे वृषण आपका जो होता है आपका एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और साथ ही में 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यानी कि जो वृषण होता है उसका जो कह सकते हैं आकार होता है उसका अंडाकार होता है, जो कि आपका 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह आपका बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है और वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में ही आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जो कि आपका नरयुग्मक होता है। तो नरयुग्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए जो आपका बोल सकते हो आप लोग की जो वृषण होता है आपका मुख्य जनन अंग में आता है, क्योंकि शुक्राणु के सहायता से हम लोग नई संतान को उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए वृषण आपका मुख्य जनन अंग के रूप में आता
रहता है, क्योंकि वृषण के अंदर ही आपका कह सकते हो आप लोग कि शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि नरयुग्मक का निर्माण होता है। तो मुख्य जनन अंग मैंने आपको समझा दिया। मुख्य जनन अंग में आपको यही चीज पढ़नी है और फिर सहायक जनन अंग की ओर हम लोग आ जाते हैं। अब जो जनन में सहायता प्रदान करते हैं कौन कौन से अंग है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला आपका इसमें अधिवृषण। तो अधिवृषण कैसे सहायक अंग है आइए देखते हैं। इसमें आप बताएंगे कि शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकल करके वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं, यानी कि जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं वो वृषण से निकल करके वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण जो आपका होता है पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। इसमें शुक्राणु के परिपक्वन का कार्य होता है, यानी कि शुक्राणु बनते कहाँ है तो वृषण में बनते हैं और परिपक्वन कहाँ पर होता है उनका तो अधिवृषण में होता है। तो ये काफी ज्यादा एक मुख्य सहायक अंग के रूप में आप बता सकते हो अधिवृषण को, जो कि आपका यहाँ पर होता है। इस प्रकार से देखोगे तो ये आपका वृषण होता है और इसके ऊपर जो आपकी चीजें होती हैं इसको हम लोग अधिवृषण बोलते हैं। और यहीं पर आपका यानी कि जो वृषण होता है इसमें आपका शुक्राणु का निर्माण होता है और अधिवृषण में इनका परिपक्वन का कार्य होता है। तो इस प्रकार से सहायक जनन अंग में जो आपका पहला सहायक जनन अंग था अधिवृषण, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और इसको जो आगे के जो और भी सहायक अंग हैं जनन अंग, उनके बारे में आइए बात कर लेते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शुक्रवाहक नलिका के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो शुक्रवाहक नलिका में आप बताएंगे कि अधिवृषण के पश्च भाग से निकल कर या शुक्रवाहक नलिका उदर गुहा तक जाकर के मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती है। कैसे बनाती है? एक लूप बनाती है। शुक्रवाहक जो नलिका होती है वो आपका क्या करता है कि अधिवृषण के पश्च भाग यानी कि अधिवृषण के पीछे के भाग से निकल करके या शुक्रवाहक नलिका उदर तक जा करके मूत्राशय से एक ऊपर आपका बोल सकते हो कि एक लूप बनाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ से निकल ली है, यानी कि अधिवृषण से निकली है और यहाँ से जाकर के एक लूप बनाती है। ये चीज आपको उसमें बताना है। तो आराम से इतना चीज बता दोगे, बस इतना ही आपको बताना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आपका इसमें अगला जो आपका हो जाता है सहायक जनन अंग में, वो आपका होता है शुक्राशय। शुक्राशय भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे आइए देखते हैं। तो शुक्राशय में आप बताएंगे कि आपका यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं तथा ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं। यानी कि जो शुक्राशय होता है ये आपका एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होंगे और तथा ये आपका जो वीर्य होता है उसका लगभग 60% तक भाग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार शुक्राशय भी एक आपका सहायक जनन अंग है। इसके बारे में भी आप लोग समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं एक और सहायक जनन अंग के बारे में, जो कि आपका होता है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग जो आपका होता है इसमें से आपका मूत्र तथा वीर्य जो आपका होता है इसी मार्ग से शरीर से बाहर आते हैं। तो ये आपका होता है मूत्र मार्ग। ये भी आपका एक सहायक जनन अंग है। फिर आपका इसमें लास्ट वाला जो सहायक जनन अंग होता है आपका होता है सिसन। इसमें आप बताएंगे कि यह आपका मैथुन अंग है, जो कि आपका मूत्र नलिका सिसन के रास्ते बाहर खुलती है। यानी कि जो मूत्र नलिका होती है वो सिसन के रास्ते ही बाहर खुलती है। तो जो आपका सिसन होता है आपका एक मैथुन अंग है, जिसकी सहायता से हम लोग कह सकते हो वीर्य हो गया और साथ ही में कह सकते हो आप लोग की जैसे मूत्र वगैरह होगा तो उसको निकालने का हम लोग कार्य करते हैं सिसन के माध्यम से, क्योंकि जो सिसन होता है सिसन के अंदर ही आपका मूत्र नलिका होती है और मूत्र नलिका सिसन के रास्ते से ही बाहर खुलती है। तो इस प्रकार से जो आपका सहायक जनन अंग थे आपको इतना ही बताना, ज्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं। जितना मैंने आपको बताया है अगर आप इतना पूरा कर देते हो तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो नर जनन तंत्र था उसे हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग था आपका मुख्य जनन अंग, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा भाग था आपका सहायक जनन अंग, उसे भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आपको समझना है सहायक जनन बोल सकते हो आप लोग ग्रंथियों के बारे में। तो इसमें आपका पहली ग्रंथि हो जाएगी प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें आप बताएंगे कि यह आपका एक सघन ग्रंथि है जो कि आपका मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है और ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है तो आप बताएंगे कि आपका एक सघन ग्रंथि है जो कि मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है और ये वीर्य का लगभग 20 से 25% तक भाग का निर्माण करती है। तो ये आपकी पहली ग्रंथि होगी। दूसरी ग्रंथि आपकी इसमें होती है काउपर ग्रंथि। क्रॉपर ग्रंथि के बारे में आप ये बताएंगे कि इसका श्रवण सिसन में स्नेह का कार्य करता है और यह आपका एक जोड़ी मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं ओर स्थित होती है। तो इस प्रकार से सहायक जनन ग्रंथियां भी आपकी कंप्लीट हो गई हैं। तो नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से जो वर्णन करना था आपको वो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। जितना अगर आप कर देते हो आपका कोई भी एक नंबर कह सकते हो आप लोग आधा नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। बस आपको क्या करना है इन सारी चीजों को तैयार करना है और अपने एग्जाम में लिखना है। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन ही कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो जरूर बनेगा, हर साल बनता है, इस साल भी आपका जरूर बनेगा। तो इसीलिए इसको आपको अच्छे तरीके से समझना आएगा। दीर्घ में नहीं आएगा तो लघु में पक्का आएगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझ करके चलनी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे अति लघु में आए, चाहे लघु में आए, चाहे दीर्घ
में आए, लेकिन आएगा या जरूर, ये चीज आपको यहाँ पर मान करके चलना है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि अनुवांशिकी क्या है, और फिर हम लोग को समझना है कि जो मेंडल के 3 नियम है उनके बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग अनुवांशिकी की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि जो अनुवांशिकी होता है आपका अनुवंशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। यानी कि जो अनुवांशिकी होता है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग वंशागति और साथ ही में विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग अनुवांशिकी बोलते हैं। सभी लोग याद कर लीजिए इसको। फिर हम लोग मेंडल के जो तीनों नियम होते हैं अनुवांशिकता के, उसके बारे में आइए समझते हैं। तीनों नियम आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे अति लघु की बात करो, चाहे लघु की, चाहे दीर्घ की। तो तीनों नियमों को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छा स्कोर लेकर के आ पाओगे। तो सबसे पहला जो नियम होता है मेंडल का, जो आपका अनुवांशिकता के ऊपर, तो पहला नियम आपका होता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है, आइए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो प्रभाविता के नियम में जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे आंसर में, वही चीज आपको यहाँ पर डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है और पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, आधा नंबर भी आपको कोई भी नहीं काट सकता है। प्रभाविता के नियम में आप सबसे पहले लिखोगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच हम संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी जो आपकी आएगी उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, इसको हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग फिगर के माध्यम से समझना चाहो तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, हम लोगों ने एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीव लिए हैं, जिसमें आपका पहला क्या है, शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा है यानी कि आपका प्रभावी लक्षण है, शुद्ध बौना है यानी कि आपका ये अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर शुद्ध लंबा यानी कि जो प्रभावी लक्षण है इसमें आप लोग लिखोगे कैपिटल टी, और शुद्ध बौने में आप लोग लिखोगे स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। अब यहाँ पर जब युग्मक बनेगा तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल टी, और इस वाला का जो युग्मक बनेगा आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो इस प्रकार से युग्मक बन गया। उसके फिर जब संकरण होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिल जाएंगे, मिल जाने के बाद क्या होगा, 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर आपका इसका भी जीन है, शुद्ध बौने का भी जीन है, लेकिन प्रभावी लक्षण दिखाई देगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, और प्रभावी लक्षण आपका होता है शुद्ध लंबा यानी कि कैपिटल टी। तो इसीलिए ये आपका 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे प्रथम पीढ़ी में। प्रभाविता का नियम आपका यही बोलता है। तो ये आपका पहला नियम कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसको समझना है, कुछ भी इसमें आपको नहीं लगाना है दिमाग, आपको 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। और ये आपके बोर्ड परीक्षा में केवल इसी नियम की बात करें हम लोग तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के करवा सकता है। तीनों नियमों को पढ़ लोगे तो फिर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर दीर्घ में क्वेश्चन आ जाएगा तो, और दीर्घ में क्वेश्चन जरूर आएगा, इस चीज आपको मान करके चलिएगा। दूसरा नियम आपका इसमें होता है अनुवांशिकता का, मेंडल के जो नियम दिए थे उसमें आपका जो दूसरा नियम होता है अनुवांशिकता का, वो आपका होता है पृथक्करण का नियम। अब इस नियम को हम लोग प्रभाविता के नियम से जोड़ करके चलेंगे, यानी कि प्रभाविता का जो नियम है वो जहां पर खत्म होगा वहीं से आपका पृथक्करण का नियम शुरू होगा। जैसे कि आप लोग सबसे पहले क्या बताओगे, जब आप लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच में क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में जो आपके केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था किसमें, प्रभाविता के नियम में। तो वहां तक आपको सबसे पहले कर देना है प्रभाविता के नियम से ही, कि क्या बताएंगे आप लोग कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल कैसे जीव प्राप्त होंगे, आपके प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी होगी उसमें क्या होगा, प्रथम पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों आपके एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाएंगे। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो पृथक्करण का नियम भी आपका हो गया है। अब इसको अगर फिगर के माध्यम से समझना है तो इस प्रकार से समझ सकते हो। सबसे पहले प्रभाविता का नियम वाला फिगर बनाओगे, क्योंकि इसमें भी आपका पहले लाइन वही आई है कि जब हम लोग, आप बोल सकते हो, एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों के संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, शुद्ध लंबा पौधा लेंगे, शुद्ध बौना लेंगे, कैपिटल टी इधर होगा, इधर आपका स्मॉल टी होगा, फिर आपका यहाँ से युग्मक बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से बनेगा स्मॉल टी, दोनों मिलेंगे 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे प्रथम पीढ़ी में। और उसके बाद फिर जब हम लोग संकर लंबे जो पौधे प्राप्त होंगे इनका हम लोग जब संकर कराएंगे दूसरी पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर आपका आ जाएगा, और फिर आपका उसी का हम लोग उसी के साथ
स्वासंकरण कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में, तो यहाँ पर जो युग्मक बनेगा आपके दो युग्मक बनेंगे। पहले वाले में क्या बनेगा आपका, एक तो कैपिटल टी का बनेगा, एक आपका स्मॉल टी का बनेगा। इधर अभी आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी का बनेगा। अब इसको स्वासंकरण कराने के लिए यानी कि संकरण कराने के लिए हमको पुनेट चौखाने का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके दो युग्मक इधर साइड है, दो युग्मक इधर साइड है, 4 खाने आप लोग बनाओगे पुनेट चौखाना में, और 2 आपका यहाँ पर ऊपर लिख दोगे इस प्रकार से 2 युग्मक, और 2 युग्मक आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, कैपिटल टी के साथ कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी का आप लोग स्मॉल टी के साथ कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आप लोग स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो आप लोग स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराओगे तो आपका यहाँ पर स्मॉल टी। इस प्रकार से आपका कह सकते हो आप लोग की लक्षण दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, ये पहला क्या है, कैपिटल टी यानी कि यह कैसा है आपका शुद्ध लंबा पौधा। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुद्ध लंबा कैसा होता है, कैपिटल टी होता है। तो यह कैसा हो गया आपका कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबा हो गया। दूसरा क्या आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो आपका कैसे पौधे होंगे, आपके लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे, ठीक है, शुद्ध लंबे नहीं, संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। और तीसरा आपका होता है इसमें स्मॉल टी जो कि आपका होता है शुद्ध बौना पौधा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ये चीजें आपकी होती हैं। फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे, ठीक है, जो रेशियो आपका बाहर से दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं। तो बाहर से आप लोग दिखाई दोगे, मतलब देखोगे तो यहाँ पर ये तीनों आपके कैसे होंगे, लंबे पौधे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3, 3 आपका कैसे हो गया, लंबे पौधा, और एक आपका शुद्ध बौना पौधा हो गया। तो 1 रेशियो 3 रेशियो हो गया है। और जो जीनोटाइप रेशियो होता है यानी कि जो जीन की संरचना होती है उसके आधार पर जब देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखोगे क्या है आपका, ये शुद्ध लंबा पौधा है तो आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 2 आपके कैसे संकर लंबे पौधे हो जाएंगे, तो आपका 1 रेशियो 2 हो जाएगा। और फिर आपका एक यहाँ पर शुद्ध बौना पौधा तो आपका 2 रेशियो 1, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आपका पृथक्करण का नियम था उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर जो आपका मेंडल का तीसरा नियम होता है उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। मेंडल का जो तीसरा नियम होता है आपका होता है स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। तो इसमें आप क्या बताएंगे, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जब 2 जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच हम लोग संकरण कराते हैं। अब इससे पहले हम लोग 1 जोड़ी ले रहे थे, लेकिन स्वतंत्र अवव्यूहन के नियम में जब हम लोग 2 जोड़ी यानी कि यहाँ पर 2 जोड़ी हम लोग ले रहे हैं, तो 2 जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीव के बीच हम लोग संकरण कराएंगे, तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का आप बोल सकते हो पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। और यह नियम आपका होता है द्विसंकर संकरण नियम पर आधारित है। इस प्रकार से आपका एक हो जाता है। अब कैसे इसका फिगर आपको समझना है, ये उसके कारण समझ लेते हैं। पहला क्या है, इसमें गोल है, दूसरा आपका पीला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 लक्षण हो गए। पहला क्या हो गया, गोल हो गया, दूसरा आपका पीला हो गया। अब ये गोल पीला दोनों यहाँ पे कैसे लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो आपका अलग अलग की बात हो रही ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संकरण किसके साथ करा रहे हैं, झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार ये आपका पहला लक्षण हो गया, हरा आपका दूसरा लक्षण हो गया। झुर्रीदार हरा आपका कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। गोल पीला कैसा है, प्रभावी लक्षण है। अब इन दोनों के बीच हमको क्या कराना है, संकरण कराना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले युग्मक बनाओगे आप लोग, तो यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा और यहाँ से कैपिटल वाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रभावी लक्षण है तो इसीलिए हम उसको सभी को कैपिटल आर और साथ ही में कैपिटल वाई में लिखेंगे। और ये आपका अप्रभावी लक्षण है इसीलिए हम उसको स्मॉल आर स्मॉल वाई में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से आने के बाद जो आपकी प्रथम पीढ़ी होगी इसमें आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से ये वाला मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला इससे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो प्रथम पीढ़ी में ये चीजें प्राप्त हुई। अब इसका हम लोग स्वासंकरण करा देंगे, यानी कि इसके साथ स्वासंकरण कराएंगे तो किस प्रकार से चीजें बनेंगी उसके बारे में आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका युग्मक बना लेंगे, फिर हम लोग पुनेट चौखाना बनाएंगे। तो युग्मक जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कैपिटल आर को कैपिटल वाई से कराओगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस प्रकार से पहला युग्मक बन गया। फिर आप लोग स्मॉल आर को इस कैपिटल वाई से कराओगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस प्रकार से आपका ये हो गया। उसके बाद में फिर आप लोग कैपिटल आर को स्मॉल वाई से करा दोगे तो आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर आप लोग स्मॉल आर को स्मॉल वाई से करा दोगे तो आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका ये पहले वाले का युग्मक बन गया। अब जो दूसरा वाला है वो भी आपका बिल्कुल सेम है, तो उसका भी युग्मक बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर 4 युग्मक इधर 4 युग्मक इधर, आपके 8 युग्मक इस प्रकार से बन जाएंगे। उसके बाद फिर आपको पुनेट चौखाना बनाना है, फिर उसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। तो पुनेट चौखाना बनाओगे आप लोग तो यहाँ पर कितने हैं, 4 लक्षण ऊपर, मतलब कि 4 युग्मक आपके ऊपर हो जाएंगे, 4 युग्मक इधर हो जाएंगे। टोटल आप लोग 8 खाने बनाओगे पुनेट चौखाने में। और इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। जो आपका ये वाला है इसको आप लोग क्या कर दोगे, ऊपर लिख दोगे इस प्रकार से,
और जो आपका ये वाला इसको आप लोग इस प्रकार से चाहो नीचे लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको पुनर्चौखाने में चीजों को भर देनी। कैसे भरोगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई को आप लोग इसके साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। उसके बाद फिर आप लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर, फिर आपका यहाँ पर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर हो जाएगा, और दोनों आपके कैसे हैं कैपिटल वाई हैं तो आपके दोनों आपके कैपिटल वाई हो जाएंगे। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर क्योंकि यहाँ पर दोनों कैपिटल आर हैं, और जो यहाँ पर वाई है ये वाला आपका कह सकते हो आप लोग कैपिटल है, और ये वाला स्मॉल तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। अब उसी प्रकार से इसको इन सबसे करा दो, फिर इसको इन सबसे करा दो, फिर इसको इन सबसे करा दो, और फिर आपका चौखाना भर जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल वाई। इस वाला को इससे कराओगे तो आप लोग देखोगे यहाँ पर दोनों, यहाँ पर भी स्मॉल आर है, यहाँ पर भी स्मॉल आर है, तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई, तो आपका हो जाएगा कैपिटल वाई इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो आपका यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई, तो आपका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल, इस प्रकार से आपका होगा। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर भी स्मॉल आर है, यहाँ पर भी स्मॉल आर है, तो दोनों आपके स्मॉल आर हो जाएंगे। यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई, तो आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग इस वाले को इन सबसे कराओगे, मतलब इन वाले सब करना शुरू करोगे तो यहाँ पर क्या है कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई को आप लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई से कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आप लोग इसको इसके साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आप लोग इसको इससे कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आप लोग इसको इससे कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग यहाँ पर स्मॉल वाई को कैपिटल वाई से कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आई, फिर वाई, ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर इसको आप लोग इससे कराओगे इस वाले से, तो यहाँ पर आपका क्या है कैपिटल आर मतलब कि स्मॉल वाई है, और यहाँ पर आपका स्मॉल आर है लेकिन कैपिटल वाई है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपको इसको इससे साथ कराना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर आपका स्मॉल वाई। फिर आपको इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर दोनों आपके यहाँ पर स्मॉल आर है स्मॉल वाई है, और यहाँ पर भी आपका स्मॉल आर है स्मॉल वाई है, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। फिनोटाइप रेशियो की जब आप लोग बात करोगे तो आपका हो जाएगा 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, और जीनोटाइप रेशियो आपका हो जाएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 4 रेशियो 2 और 2 रेशियो 1 और 1 रेशियो 2 2 रेशियो 1, इस प्रकार से आपका जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा, ये आपका फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा। और दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, अगर समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में बन सकता है कि इसका फिनोटाइप रेशियो बताओ या फिर जीनोटाइप रेशियो बताओ, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए सभी लोग, और साथ ही में यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।